नमस्कार दोस्तों, परमाच की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास जो होने वाली है सीटेट के महत्वपूर्ण यहाँ पे गणित के पेडागोजी पीवाईक्यू पर आधारित प्रश्न शामिल किए गए हैं, जो कि आप लोग देखेंगे कि हूबहू प्रश्न मिलते हुए मिलेंगे आप लोगों को सीटेट से। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ में शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो लाइक करना न भूलें। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सभी प्रश्नों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि एक लकड़ी के बॉक्स में 10,290 यानी 10,290 पुस्तक को पैक करना है। यदि एक बॉक्स में 98 पुस्तक, याद रखिएगा, पैक हो सकती हैं और एक बक्से का मूल्य जो है 518 रुपये है, तो पुस्तकों को पैक करने में बॉक्स का कुल मूल्य कितना लगेगा। कह रहा है कि 10,290 पुस्तकों को पैक करना है और एक जो बॉक्स है उसमें 98 पुस्तक पैक हो सकती हैं और एक बक्से का जो मूल्य है 518 है, तो पुस्तकों को पैक करने में बॉक्स का कुल मूल्य कितना लगेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कह रहा है कि कुल, यानी याद रखिएगा, कुल बॉक्स की संख्या कितनी है, 10,290 है। ठीक, और एक बॉक्स को हमें क्या करना है, एक बॉक्स को पैक कर सके, यानी एक बॉक्स को पैक करने में 98 पुस्तकें पैक होती हैं, तो हमें क्या करना है, 98 से इसमें भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर जो प्राप्त होगा 105 होगा। इसको काटेंगे, 10,290 को 98 से भाग देंगे तो 105 आएगा। और 105 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि एक बक्से का जो मूल्य है यहाँ पे 518 है, तो 518 पुस्तक को हम क्या करेंगे, 105 से गुणा कर देंगे यहाँ पे 518 को। तो 518 को अगर हम गुणा करेंगे तो इसका उत्तर जो हमें प्राप्त होगा, इसका उत्तर हमें प्राप्त होगा 54,390। देखिए 54,390 किस में आता है, तो 54,390 हमारा देखिए पहले ऑप्शन में आएगा, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले एक साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा। देखिए दूसरा प्रश्न ये करा है कि प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सी श्रेणी उत्तम है। तो पहला करा है कि तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना, प्रमाणिक उपायों का उपयोग करना। तो यहाँ पे दूसरा हमारा देखिए करा है तुलना करना। देखिए तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, और यहाँ पे करा है प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना। तीसरा करा है कि प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, तुलना करना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले दूसरे तीसरे या फिर चौथे। तो देखिए 32 का जो राइट आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, हमारा दूसरे के साथ जाएगा। तुलना करना पहले, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, फिर करा है अप्रमाणिक यहाँ पे मापों का उपयोग करना, और फिर इसके बाद प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, फिर प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 33वें प्रश्न पे। तो 33 का हमारा करा है कि चौथी कक्षा के एक विद्यार्थी के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया। पहला करा है कि विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की जो कि दशमलव के दो स्थान तक हैं को क्रम में रखने और उसकी तुलना करने की यहाँ पे योग्यता रखता है। तो पहला हमारा करा है कि यदि अधिगम का उद्देश्य उल्लेखित करता है, तो पहला करा है कि प्रतीकात्मक ध्येय, दूसरा करा सुव्यवस्थित ध्येय, और तीसरा करा है कि सामाजिक ध्येय, और यहाँ पे चौथा करा है कि विषयात्मक ध्येय। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे का। तो तीसरे का जल्दी से हमारा कमेंट करिए। तो तीसरे का जो राइट आंसर जाएगा, याद रखिएगा, दूसरे के साथ जाएगा सुव्यवस्थित, याद रखिएगा सुव्यवस्थित ध्येय के साथ जाएगा। दशमलव संख्याओं की अवधारणाओं को समझ, जिसमें तुलना करना और इसमें समझ को विकसित करना समाहित होता है। विशेष संबंधित उद्देश्य को यहाँ पे क्या करता है, रखता है। तो राइट आंसर हमारा जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 34वें प्रश्न पे। 34 का प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि कक्षा 4 में समिति और परावर्तित की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कौशल उपकरणों की व्यवस्था में यहाँ पे आवश्यकता होती है। तो पहला करा है मोतीमाला की, दूसरा करा बिंदु सीट की, तीसरा करा है गिनतारा, और चौथा करा है दुमुखी पटल की। तो यहाँ पे 34 का राइट आंसर किसके साथ जाएगा, जल्दी से यहाँ पे हमारा कमेंट कर दीजिए। देखिए बिंदु सीट पर बच्चों द्वारा आधी दी गई आकृतियों को पूरा करना होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, इससे बिंदु दी गई है, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस पे डॉट द्वारा यहाँ पे कुछ चित्र बना देंगे और बालक क्या करेगा, उसको देखकर पत्तियों को बनाएगा। तो यही होता है बिंदु सीट। तो यहाँ पे क्या करा है, संकल्पनाओं की वृद्धि की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक कौशल की बात किया है, तो बिंदु सीट के साथ जाएगा। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 35वें प्रश्न पे। 35 का प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। देखिए 35 का प्रश्न बहुत ही बेहतर है। 35 का प्रश्न बहुत ही बेहतर है और देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा।
करा कि कक्षा 5 के गणित में पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है जो बच्चों को प्रोत्साहित करता है। तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है, करा विश्लेषण और संप्रेषण में, दूसरा हमारा करा है वे संख्याएं लिखने में जिसमें शून्य हो, और तीसरा करा है हमारा वे समस्याएं लिखने में जिसमें शून्य हो, और चौथा करा है मित्रों को सहयोग देने में। तो राइट आंसर यहाँ पे 35 का किसके साथ जाएगा। देखिए कक्षा 5 की बात किया है और फिर यहाँ पे करा है वाद विवाद की बात किया है, और शून्य को अधिक प्रभावशाली संख्या के रूप में विकसित करने की बात किया है। तो इसका राइट जाएगा यहाँ पे विश्लेषण और संप्रेषण के साथ जाएगा। जितने लोगों का यहाँ पे आया है पहला एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 36वें प्रश्न पे। 36 का देख लेते क्या करा कि यदि एक विद्यार्थियों को संकल्पनाओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है जिसका नाम क्या हो सकता है। तो पहला करा कि लेखन अक्षमता यानी डिस्ग्राफिया, याद रखिएगा इसको लिखते जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इन चारों को। और दूसरा करा है गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया, तीसरा करा कि सदृश स्थानीय संगठन में असमर्थता, और चौथा करा है कि पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, ये तीन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे 36वें का किसके साथ जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कह रहा है हमारा परिकलन की बात कर रहा है यानी 1 2 3 4 की बात कर रहा है, समस्याओं को असमर्थता हो रही है यानी गणित की बात कर रहा है, तो गणित में आपके जाएगा सीधे सीधे यहाँ पे डिसकैलकुलिया के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया है यहाँ पे दूसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 37वें प्रश्न पे। देखिए 37 का प्रश्न बहुत ही बेहतर है। हमारा क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करती है। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर यानी 1 से लेकर 5 तक की बात कर रहा है। तो पहला कह रहा है कि मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, ठीक। और ये तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे प्राथमिक स्तर की बात करा तो प्राथमिक स्तर पे इतने विकसित नहीं हो सकता है बालक का मस्तिष्क, तो ये गलत है। दूसरा हमारा कह रहा है परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे उपकरणों को महत्व देने की बात कर रहा है, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, व्यवहार की बात कर रहा है। तीसरा हमारा कर रहा है मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। देखिए ये ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, मूल जो भी उसका महत्वपूर्ण अंग है उसकी बात कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 38वें प्रश्न पे। 38 देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है हमारा 38 का, 38 का हमारा ये कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। खुला अंत वाला कर रहा है, ये कौन सा है हमारा। तो यहाँ पे हमारा देखिए पहला करा है कि 15 को 3 से गुणा किस प्रकार से किया जाए, और दूसरा हमारा करा है कोई दो संख्याएं लिखी जिसका गुणनफल 45 हो, और तीसरा करा है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात करिए, और चौथा करा है 15 गुणे 3 का मान ज्ञात करिए। तो राइट आंसर यहाँ पे 38 का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आप 15 को 3 गुणा किस प्रकार से कर सकते हैं, तो बालक कई प्रकार से कर सकता है 15 का 3 बार गुणा में, ठीक है। जैसे हम कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे अगर यहाँ पे 45 दिया है, ठीक, 45 को बालक लिख सकता है 15 गुणे 3, ये भी हो सकता है। दूसरा 45 अगर लिखना है तो बालक क्या करेगा, 5 गुणे 9 करेगा तभी 45 आएगा। और तीसरा बालक कर सकता है 45 को कर सकता है 1 गुणे 45 यानी 45 से कायम 45 या किसी भी प्रकार से 45 लिख सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा खुले अंत वाला प्रश्न ये होगा, याद रखिएगा, ठीक। खुला अंत वाला प्रश्न हो सकता है ये प्रश्न जिसके उत्तर कई प्रकार से बालक दे सकता है। तो राइट आंसर जो जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 45वें प्रश्न पे और देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा और कितने लोगों का इसका उत्तर सही आता है। कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों को यहाँ पे संख्याओं को जोड़ने में कठिनाई हो रही है। क्या करना पड़ता है इस समस्या के कारण को जानने के लिए। तो पहला करा है गणित में रुचि के अभाव का, दूसरा हमारा करा है गणित अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ को, और तीसरा हमारा करा शून्य के महत्व की समझ का अभाव को, और यहाँ पे चौथा करा है पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव का। तो राइट आंसर यहाँ पे 39वें का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से हमारा कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे याद रखिएगा चौथे के साथ जाएगा पुनर्समूहीकरण प्रक्रिया की अभाव की, जिसमें क्या होता है याद रखिएगा हासिल वाले संख्याओं को बच्चे की इकाइयों की दहाइयों में परिवर्तन या दहाइयों इकाइयों में बदलाव को नहीं समझ पाते हैं। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर दिया है 4 5 3, इसका स्थानीय मान निकालना है तो वो इकाई के स्थान, दहाई के स्थान और सैकड़े के स्थान को नहीं समझ पाते हैं।
इसी में क्या होता है, उनकी कठिनाई होती है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा पुनर्समूहीकरण, यानी दोबारा पहले वाली जो संख्या उस पर वापस न लौट पाना पुनर्समूहीकरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 40वें प्रश्न पे। 40 का देख लेते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा उत्तर सही होगा। तो कह रहा प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि इसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि इसमें केवल बहुउद्देशीय अभ्यास, देखिए केवल शब्द जहां पे आए याद रखिएगा वो आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। कह रहा है कि यह आकर्षण और रंगीन नहीं होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, ये भी गलत है। वह मोटी और यहाँ पे बड़ी होनी चाहिए, ये भी गलत है। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, याद रखिएगा जितने लोगों का पहला है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 41वें प्रश्न पे। 41वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है, वेन हीले की बात कर रहा है यहाँ पे। 41वें प्रश्न की बात हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या करा है, 41वां करा वैन हिले ज्यामितीय स्तर के अनुसार विद्यार्थी आकृतियों को यहाँ पे दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं। वे पहला करा है कि स्तर 1 विश्लेषण, दूसरा करा है कि स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, तीसरा करा है कि स्तर 3 औपचारिक निगमन, चौथा करा है कि स्तर 0 मानसिक चित्रण। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए वैन हिले ने ज्यामितीय चिंतन के 5 स्तर को बताया था। पहला स्तर जो है स्तर 0 मानसिक चित्रण होगा, याद रखिएगा ये पहला स्तर होगा। अगर हम दूसरे स्तर की बात करें, ठीक, दूसरा स्तर जो होगा हमारे यहाँ पे विश्लेषण स्तर, याद रखिएगा बांटने की, तो ये दूसरा स्तर हो गया। और तीसरा स्तर जो हमारा आएगा अनौपचारिक स्तर, याद रखिएगा ये तीसरा होगा। और चौथा जो आएगा हमारे यहाँ पे औपचारिक स्तर। तो राइट आंसर यहाँ पे 11वें का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जल्दी से कमेंट करिए 11वें का। इसका राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा, याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, पहले के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 42वें प्रश्न पे। 42वां का प्रश्न देख लेते हैं क्या होता है हमारा राइट आंसर इसका। करा गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना होता है। तो पहला हमारा करा कि दंड आरेख, यहाँ पे बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ। दूसरा हमारा कर रहा है यहाँ पे कक्षा में पूछे गए प्रश्नों की यहाँ पे तुरंत उत्तर देना। और यहाँ पे तीसरा करा है कि गणित की समस्याओं का दूसरों के विचारों का खंडन करना। और यहाँ पे चौथा करा है कि गणितीय विचारों को सुव्यवस्थित, यहाँ पे संचित और यहाँ पे करा है हमारा स्पष्ट। तो राइट आंसर यहाँ पे 12वें का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जल्दी से कमेंट करिए हमारा यहाँ पे 12वें का। तो 12वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे का जाएगा गणित विचार और सुव्यवस्थित संचित और स्पष्ट करना, ताकि बालक उसे समझ सके। तो जितने लोगों का यहाँ पे आया है चौथा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 43वें प्रश्न पे। 43 का देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे। कह रहा है यदि एक विद्यार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चार आधारभूत, देखिए क्या कर रहा है, चार आधारभूत संक्रियाओं संपन्न करने में समर्थ है, तो वह किस प्रकार से। पहला करा यहाँ पे विभाजनात्मक अवस्था में है, दूसरा करा कि उत्पादन अवस्था में है, तीसरा करा कि संक्रियात्मक अवस्था में है, और चौथा करा कि परिणात्मक अवस्था में है। तो राइट आंसर यहाँ पे 13वें का किसके साथ जाएगा। देखिए 13वें का जो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, संक्रियात्मक अवस्था में होगा। इतना बात याद रखिएगा, क्योंकि इसमें देखिए चार आधारभूत संख्याएं जो होती हैं उसमें शामिल होता है हमारा जोड़, इसके बाद हमारा घटाना, घटाव, फिर इसके बाद गुणा, फिर इसके बाद भाग। ये चार अवस्थाएं संक्रियात्मक, ठीक है, यही होती है हमारा। ठीक, जब बच्चा पूर्णांकों और भिन्नों और दशमलव संख्याओं में जोड़ घटाना गुणा भाग करने में सक्षम होता है, तो वो क्या होता है, संक्रियात्मक अवस्था होता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 44वें प्रश्न पे। 44 का हमारा देखिए करा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। पहला करा है कि उच्चतर गणित के लिए तैयार करना, दूसरा करा है कि गणित के अमूर्त विचारों की, और तीसरा करा है कि कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जुड़कर पढ़ाना, और चौथा करा है कि विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। तो 14वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा, मैंने बताया यहाँ पे व्यवहारिक होना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा जो तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 45वें प्रश्न पे। 45वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा। देखिए 45 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। नहीं की बात किया है, याद रखिएगा, कर रहा है पंक्तिबद्धता, दूसरा कर रहा है गणना करना, तीसरा कर रहा है अंक लिखना, चौथा कर रहा है संरक्षण करना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जल्दी से यहाँ पे कमेंट करिए हमारा 15वें का।
45वें का, तो 45वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे संरक्षण के साथ जाएगा। याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, संरक्षण के साथ जाएगा, यही होगा। ठीक, पंक्ति देखिए, अगर हम बात करें पंक्तिबद्धता की, तो पंक्तिबद्धता संरक्षण जो होता है, गणना तीनों संख्याओं की समझ का हिस्सा होता है, याद रखिएगा। जबकि अंक लिखना केवल चित्र बनाना होता है। ठीक, अंक लिखना केवल चित्र बनाने से संबंधित होता है, जिसका समझ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चित्र वह बच्चा भी कर सकता है जिसमें संख्या का मतलब भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 46वां का हमारा देखिए क्या करा है, अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी यहाँ पे संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना संबोधित नहीं किया जा सकता है? तो पहला करा है गुणनफल, दूसरा करा क्षेत्रफल, तीसरा करा है आयत, चौथा करा है यहाँ पे गुणनखंड। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 46 का। जी जल्दी से इसका कमेंट करिए। देखिए चीजों को अगर जमाना है, याद रखिएगा, चीजों को अगर जमाना है, यहाँ पे चीजों को जमाना, ठीक है, चीजों को जमाना ये जाएगा क्षेत्रफल से, याद रखिएगा। पंक्ति में जमाना, याद रखिएगा, गुणनखंड से जाएगा। ये पंक्ति में जमाना ये गुणनखंड से जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए गुणनखंड से जाएगा, सॉरी, यहाँ पे ये गुणनफल से जाएगा। और गुणनखंड की अगर बात किया जाए तो ये जाएगा आयतों में जमाना, आयतों में जमाना होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो जाएगा जिससे संबंधित नहीं है यहाँ पे आयतन से, तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 47वें प्रश्न पे। 47 का देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 47 का प्रश्न ये करा कि 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दहाई बराबर है किसके? तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा या फिर चौथे के साथ जाएगा। अगर 10,000 की बात की जाए, यहाँ पे 10,000 की बात किया जाए अगर, तो ये होगा हमारा 10,000, 4 जीरो होंगे। अगर 10,100 की बात किया जाए, 10,100 की अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो ये जो हमारा होगा एक लिख के 3 जीरो होंगे, 10,100 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तथा 10 दहाई की बात की जाए, 10 दहाई की अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो ये जो होंगे हमारे 100 होंगे, एक लिख के डबल जीरो होंगे। अगर हम इसको जोड़ने की बात किया जाए यहाँ पे, तो 1 जीरो 2 जीरो 1 1 1 आएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। एकदम करेक्ट आंसर होगा हमारे यहाँ पे दूसरा। आगे बढ़ते हैं 48वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही बेहतर प्रश्न है 48वां का। करा कि 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग। देखिए हमें क्या करना है, याद रखिएगा, हमें दिया है 12 को 11 से भाग देना, यहाँ पे 12,112 को 11 से भाग देना है और 13,223 को 13 से भाग देना है। चलिए 13 से भाग, इनको भाग देकर देख लिया जाता है। अगर हम लोग इसकी बात करें, अगर इसको भाग देंगे, अगर हम पहले से भाग दे के रखे हैं, अगर इसको भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा शेषफल कितना, 1। अगर इसको भाग देंगे हम तो शेष प्राप्त होगा हमारे यहाँ पे 2। अगर इसको यहाँ पे करा योग की बात किया है तो इसका योग जो होगा 3 होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 49वें प्रश्न पे। 49 का प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा और 4 के अंकित मान। स्थानीय मान जिस स्थान पे रहता है, जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे 5 6 4 3 1, इसमें 6 का स्थानीय मान कितना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 1000 पे होगा, यानी 6,000 हो जाएगा। ठीक, और 4 अंकित मान कहा है, तो अंकित मान वही संख्या होती है जो इसमें लिखी होती है, यानी 4 ही होगा। तो इसमें क्या कहा है, अंतर की बात किया है, तो हम क्या करेंगे, 4 घटा देंगे, तो 10 में से 4 जहाँ 6 बचा हमारा, यहाँ 9 बच गया, 9 बच गया और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हमारा आएगा 5,916। कौन सा, सॉरी, हाँ, यहाँ पे 9 होगा, 5,900 यहाँ पे 96। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 50वें प्रश्न पे, और 50वां का देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। 50 का हमारा कह रहा है कि 30 36 और 42 के सबसे छोटे सारगुणज तथा सबसे बड़े गुणनखंड का गुणनफल क्या होगा। इसका देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा हमारा। अगर हम लोग 30 36 और यहाँ पे 42 का अगर हम गुणन यहाँ पे सारगुणज करेंगे तो इसका जो मान प्राप्त होगा 1260 होगा, याद रखिएगा, सबसे छोटा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे सारगुणज की बात किया जाए, याद रखिएगा,
सबसे बड़ा यहाँ पे सार्वगुणज की बात किया जाए तो इसमें जो संख्या हमें प्राप्त होगी यहाँ पे इसका 30, 36, 42, इसका जो प्राप्त होगा हमें 6 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 6। तो अगर हम इसमें क्या करना है, गुणनफल करना है, ठीक है, गुणनफल करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। कितने से गुणा करेंगे हम? यहाँ पे 6 से। 6 से अगर गुणा करेंगे तो हमें संख्या कितनी प्राप्त होगी? 75, 60 प्राप्त होगी। 7560 प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पे पूछा है 7 के गुणज गुणज कौन कौन से हैं, तो 7 से गुणज कौन कौन से हैं, तो इसमें 7, 14, 21, 28, 42 होंगे। तो योगफल जो होगा हमारे हमारे यहाँ पे, जो इनका योगफल, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से जो जो है, तो इसमें जो है यहाँ पे 7 होगा, जो सभी संख्याओं से काटेंगे, याद रखिएगा। तो 7 का जो गुणज होता है, याद रखिएगा, 7 का जो गुणज होगा ये होगा 7, 14, 21, 28 और 42, यही होगा। और इसमें से कहा है हमें इसका योग, तो इसका अगर योग करेंगे तो 112 होगा। तो राइट आंसर हमारा जो जाएगा किसके साथ जाएगा, याद रखिएगा, सॉरी, यहाँ पे 1260 गुणे 6 बराबर होगा हमारे यहाँ पे 7560। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा 7560। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी नीचे जल्द ही टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8299524941 पे, वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ जाएगी। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।